आज का जो मेजर फोकस है वो बेसिकली है कि हमने जब सोलर सिस्टम पढ़ा था, फोटोवोल्टिक सिस्टम की हम जब डिस्कशन करते हैं तो हम ये बात कहते हैं कि सोलर पैनल्स जो हैं, जो आउटपुट दे रहे हैं वो इनकंसिस्टेंट है, यानी कि नॉन लीनियर नेचर में है। और उसकी जो नेचर है वो डिपेंडेंट है सूरज की पोजीशन पे। और जैसे जैसे सन की पोजीशन चेंज होती रहती है वैसे वैसे उसकी आउटपुट भी चेंज होती रहती है। इसी तरह अगर कोई साया पड़ जाता है, मतलब बादलों का साया आ गया, कोई जानवर या कोई परिंदा आके ऊपर बैठ गया, या कोई भी इर्द गिर्द दरख्त वगैरह आ गए, डस्ट आ गई, या मौसम चेंज होने की वजह से डिस्टरबेंस क्रिएट हुई, तो उसकी जो आउटपुट है वो कंटिन्यूसली चेंज होती रहती है। तो उस इनकंसिस्टेंट आउटपुट को कंसिस्टेंट बनाने के लिए जो बेसिक मेथडोलॉजी अडॉप्ट की जाती है वो बेसिक मेथडोलॉजी ये है कि हम इस पीवी सिस्टम के साथ हम डीसी टू डीसी कन्वर्टर का, और डीसी टू डीसी कन्वर्टर का मेजर मकसद ये होगा कि भाई इस जो इनकंसिस्टेंट या नॉन लीनियर नेचर है सन की, उसको कंसिस्टेंट बनाया जाए ताकि आपको स्पेसिफिक आउटपुट मिले, रिक्वायर्ड आउटपुट मिले, और जिस रिक्वायर्ड आउटपुट पे आप डिसीजन लेते हुए आप सिस्टम को ग्रिड के साथ कनेक्ट कर सको। यानी कि पीवी सिस्टम की अगर प्रोटोटाइप की बात की जाए तो बेसिक प्रोटोटाइप्स में 4 प्रोटोटाइप्स आती हैं पीवी सिस्टम को। अगर आप ग्रिड के साथ ना कनेक्ट करो तो बेसिक में आपके पास एक ऑप्शन अवेलेबल है जिसे हम स्टैंड अलोन पीवी सिस्टम कहते हैं, जिसके अंदर बिल्कुल ही ग्रिड नहीं होता है, इंडिपेंडेंटली पीवी सिस्टम आपका वर्क कर रहा होता है। और उसके अंदर बैटरी लगी होती है एज ए सोर्स, और साथ पीवी पैनल्स लगे होते हैं, और आपका सिस्टम इंटीग्रेट होकर आउटपुट दे रहा होता है, जिसे हम स्टैंड अलोन पीवी सिस्टम कहते हैं। जो दूसरी टाइप है पीवी सिस्टम की उसे हम हाइब्रिड पीवी सिस्टम कहते हैं। और हाइब्रिड पीवी सिस्टम में हम फिजिकली तौर पे ग्रिड ले लेते हैं, और ग्रिड के साथ हमारे पास बैटरी भी अवेलेबल होती है, और उधर से जो है सोलर पैनल भी अवेलेबल होते हैं। और मेरा जो सिस्टम है वो ग्रिड टाइड सिस्टम बन जाता है, लेकिन मेरे सिस्टम ग्रिड की तरफ पावर नहीं भेजता, ग्रिड से पावर लेता है जो आपको ज़रूरत है एक्स्ट्रा। और वो एक्स्ट्रा पावर आप जो फॉर एग्जांपल मुझे 1 किलोवाट पावर चाहिए, जबकि मेरा सोलर पैनल 500 किलोवाट प्रोड्यूस कर रहा है, तो वो ग्रिड से बाकी 500 लेके अपने एक हाइब्रिडाइजेशन फॉर्मेशन में, यानी कि कुछ पावर वो सोलर से ले रहा है, कुछ ग्रिड से ले रहा है, और दोनों को हाइब्रिडाइजेशन फॉर्मेशन में आपको दे रहा है। और ये बेसिकली ग्रिड टाइड सिस्टम है, लेकिन इसमें रिवर्स मीटरिंग वाला फिनोमिना अवेलेबल नहीं होता। फिर तीसरी टाइप आती है जो ग्रिड टाइड सिस्टम है, और है भी हाइब्रिड, यानी कि बीच में बैटरी भी लगी हुई है, लेकिन साथ ये है कि ये बैटरी, यानी कि जो सरप्लस पावर प्रोड्यूस हो रही है वो ग्रिड में भी फीड कर रहा है, जो नेट मीटरिंग के साथ अटैचमेंट हो रही है, यानी कि रिवर्स पावर भी आ रही है, यानी कि ग्रिड की तरफ भी पावर जा रही है और ग्रिड से भी पावर आ रही है। यानी कि अगर मेरा सोलर पैनल सरप्लस बिजली प्रोड्यूस कर रहा है मेरी रिक्वायरमेंट से ज़्यादा, तो वो ग्रिड को दे देगा सप्लाई, और अगर मेरा सोलर पैनल कम बिजली प्रोड्यूस कर रहा है तो वो ग्रिड से सप्लाई भी ले लेगा। और इसके साथ एडिशनल सोर्स बैटरी भी लगी हुई है कि इनके ज़रूरत पड़ेगी तो बैटरी एज ए सोर्स एक्ट करके आपके सिस्टम के साथ इंटीग्रेट की जाएगी। ये थर्ड टाइप है। नॉर्मली ये स्मॉल सिस्टम्स होते हैं, यानी कि ये तीनों सिस्टम्स स्पेसिफिकली मतलब कि 10K 15K या मैक्सिमम 20K तक के सिस्टम लगे होते हैं, और ऐसी जगह पे लगे होते हैं जिधर आपको कंटिन्यूस सोर्स चाहिए, लेकिन साथ साथ हमें ये भी एडवांटेज होता है कि भाई पिछले जो 2 हाइब्रिड सिस्टम है उसके अंदर ये भी एडवांटेज होता है कि अगर मतलब सोलर नहीं है तो बैटरी भी आपके पास अवेलेबल है और ग्रिड भी अवेलेबल है, और इसी तरह अगर ग्रिड नहीं है तो बैटरी भी आपके पास अवेलेबल है और सोलर भी अवेलेबल है। अगर सोलर और ग्रिड दोनों नहीं है तो फिर भी बैटरी अवेलेबल है। जिस तरह आप जनरल एग्जांपल पे, जिस तरह बीटीएस होते हैं, टेलीकम्युनिकेशन के बेस स्टेशन बने होते हैं, टावर्स बने होते हैं, तो इनमें नॉर्मली ग्रिड भी अवेलेबल होता है, उधर से बैटरी भी अवेलेबल होती है, और इन सम केसेस सोलर पैनल भी ऊपर अवेलेबल होता है। तो ये एक ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल होती है। लेकिन जब आप बड़े सिस्टम्स की बात करो, जिस तरह फॉर एग्जांपल कायदे आज़म सोलर स्टेट की बात कर लें, या कोई बड़े सिस्टम में जिस तरह 100K 200K या 1 मेगावाट या 2 मेगावाट के सिस्टम, बड़े सिस्टम अगर आपके साथ इंटीग्रेट हो रहे हैं तो उस केस में फिर हम बैटरीज नहीं लगाते, क्योंकि उस केस में हमें फिर बैटरी प्रोवाइड करने के लिए बहुत हैवी और ह्यूज सिस्टम चाहिए। तो ज़्यादातर प्रोसेस में उसमें ये होता है कि इन्वर्टर के साथ डायरेक्टली ग्रिड अटैच होता है, और ग्रिड के साथ जो है ना उधर से
आपके पास सिस्टम में अगर ज़रूरत पड़ती है तो जनरेटर्स आ जाते हैं। जिस तरह आप एक जनरल एग्जांपल यूसीपी की छत पे लगे हुए हैं सोलर पैनल्स, तो यूसीपी ने टोटल 500 किलोवाट का सिस्टम लगाया हुआ है अपनी छत पे, और वो जो 500 किलोवाट का सिस्टम है उसके साथ कोई भी बैटरीज नहीं लगी हुई, अलबत्ता जनरेटर्स लगे हुए हैं। प्राइमरी सोर्स आपके पास वापडा हो जाती है, वापडा से जो सप्लाई आ रही है वही सप्लाई जो है आपके सोलर के साथ सिंक होके आपको सिस्टम में इंटीग्रेट हो रही है, यानी कि जो सोलर सप्लाई दे रहा है और ग्रिड सप्लाई दे रहा है दोनों आपस में हाइब्रिडाइज होके आपको सप्लाई दे रही है। लेकिन इन केस वापडा चली जाती है तो जो प्राइमरी सोर्स है हमारे सिस्टम में वो वापडा है, और वापडा अगर चली गई है तो वो प्राइमरी सोर्स वापडा को छोड़ के फिर जनरेटर्स की तरफ देखता है कि भाई जनरेटर्स ऑन हो जाए और जनरेटर एज ए प्राइमरी सोर्स मान जाए, तो जनरेटर और सोलर हाइब्रिडाइज होके आउटपुट दे रहा होता है, आपके सिस्टम को चला रहा होता है। लेकिन फॉर एग्जांपल वापडा भी चली जाती है और उधर से जनरेटर भी नहीं अवेलेबल है, तो इंडिपेंडेंट सोलर पैनल को कोई सप्लाई नहीं देगा। ये प्रॉपर नेट मीटरिंग में चलता है और इसने प्राइमरी सोर्स हमेशा वापडा रखी होती है, यानी कि ग्रिड रखा होता है। और अगर ग्रिड सिस्टम से निकल जाता है, ग्रिड इन केस ऑफ मतलब कि हाइब्रिड सिस्टम या स्पेसिफिकली जिनमें जनरेटर लगा होता है, तो ग्रिड बेसिकली कभी ग्रिड नेशनल ग्रिड कंसीडर होता है और कभी ग्रिड जो है नेशनल ग्रिड नहीं तो जनरेटर्स कंसीडर होते हैं और उसके साथ सिस्टम के साथ इंटीग्रेट होता है। तो बेसिक फॉर्मेशन आपको 4 किस्म की फॉर्मेशन हमें बताएं, और इन फॉर्मेशन में जो मेजर कंसर्न ये होता है कि जो सोलर पैनल है इसकी जो इनकंसिस्टेंसी है, यानी कि इसके अंदर जो डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रही है, उस डिस्टर्बेंस को मेंटेन करके उसको कंसिस्टेंट आउटपुट के तौर पे लेके आना, ये एक मेजर इशू होता है। और उस इशू को रिजॉल्व करने के लिए बीच में एमपीपीटी लगता है। और हमने पीछे जब स्टडी किया तो हमने स्पेसिफिकली एमपीपीटी को काफ़ी डिटेल में स्टडी किया कि एमपीपीटी जो है उसके अंदर उसकी कन्वेंशनल टाइप्स, जिसके अंदर हमने देखी कि भाई क्या नाम है, पर्टर्ब एंड ऑब्जर्व मेथड, इंक्रीमेंटल कंडक्टेंस, फ्रैक्शनल ओपन सर्किट और फ्रैक्शनल शॉर्ट सर्किट। और फिर हमने कुछ सॉफ्ट कंप्यूटिंग टेक्निक्स जिस तरह पार्टिकल स्वैम ऑप्टिमाइजेशन, जेनेटिक एल्गोरिदम या इस तरह की डिफरेंट टेक्निक्स को हमने देख के हमने ये चीज़ अंडरस्टैंड की कि एमपीपीटी एक एल्गोरिदम है और वो एल्गोरिदम सिस्टम को ट्रैक करके मैक्सिमम पावर पॉइंट या ऑप्टिमम पॉइंट पे सिस्टम को फोर्स करता है ताकि सिस्टम मैक्सिमम पावर आउटपुट में दे। अब प्रॉब्लम ये आती है कि ये जो डीसी टू क्या एमपीपीटी कन्वर्टर एल्गोरिदम है, इसने जो आउटपुट दी वो तो ड्यूटी साइकिल दी, लेकिन वो ड्यूटी साइकिल किस सिस्टम को या किस सर्किट को मिलेगी ताकि ये आउटपुट जो है ये यूजफुल आउटपुट के तौर पे है। तो फिजिकली तौर पे ये जो हम इम्पीडेंस मैचिंग का रिलेशनशिप डेवलप करते हैं और इस इम्पीडेंस मैचिंग के रिलेशनशिप पे हम ड्यूटी साइकिल को ट्यून करके मैक्सिमम पावर पॉइंट अपने सिस्टम को कहते हैं कि सिस्टम इस वोल्टेज या इस करंट पे चले ताकि मैक्सिमम पावर आउटपुट पे मिले। उस मैक्सिमम पावर को अटेन करने के लिए जो बीच में कन्वर्टर लगे होते हैं वो बेसिकली डीसी टू डीसी कन्वर्टर लगे होते हैं, जो स्पेसिफिकली अगर हम डीसी को डीसी कन्वर्टर की टाइप की तरफ जाएं तो हमारे पास पहला जो टाइप आती है उसे कहते हैं बक कन्वर्टर, दूसरी टाइप जिसे बूस्ट कन्वर्टर कहते हैं, फिर बक बूस्ट कन्वर्टर आते हैं और उसके बक बूस्ट कन्वर्टर की आगे सब टाइप्स 2 या 3 टाइप्स आती है जो बक बूस्ट कन्वर्टर की यूज होती है। तो आज के हमारे लेक्चर का मेजर फोकस यही होगा कि हम इन कन्वर्टर्स को देखेंगे कि ये जो कन्वर्टर्स हैं ये कैसे वर्क करते हैं, ड्यूटी साइकिल के साथ इनका रिलेशनशिप क्या होता है, और इन कन्वर्टर्स के अंदर कैपेसिटर, इंडक्टर या डायोड्स वगैरह लगे हुए हैं या स्विचेस लगे हुए हैं तो वो किस तरह वर्क करके आउटपुट को मेंटेन कर रहे होते हैं। अब यहाँ पे आज के टॉपिक में जो बेसिक चीज हमने देखनी है वो ये देखनी है, आईवी कर्व एंड इम्पीडेंस रिलेशनशिप देखना है, इम्पीडेंस मैचिंग देखनी है, डीसी टू डीसी कन्वर्टर, स्पेसिफिकली हम बूस्ट कन्वर्टर को देखेंगे। लेकिन खाली बूस्ट कन्वर्टर को नहीं देखेंगे, हम ये जरूर देखेंगे कि हमारे सिस्टम में या हम पीवी सिस्टम में बात करें तो जो जो इन्वर्टर यूज होते हैं वो कौन से इन्वर्टर है, उनका मैथमेटिकल फार्मूला क्या है और किस तरह उनका सर्किट डायग्राम उसकी किस तरह इंप्लीमेंट होती है। कुछ रिसर्च पेपर्स को भी देखेंगे कि जो लोगों ने रिसर्च किया है कौन से कन्वर्टर पे किया और क्यों किया है, उसकी रीजन क्या है कि भाई कौन सा कन्वर्टर लोगों के नजदीक या एज ए रिसर्चर कौन सा कन्वर्टर बेस्ट कन्वर्टर है। तो जब हम थ्योरेटिकली देखें हम अपने पीवी सिस्टम को, जी बोले सर, ये हम सीरीज में 2 डीसी की डीसी कन्वर्टर्स लगा सकते हैं? क्या पीवी में आप कह रहे हो 2 डीसी टू डीसी कन्वर्टर लगा सकते हैं, ये सवाल है आपका? जी जी, एक नहीं तो सही जहाँ पे सोलर पैनल है वहाँ पे उसकी पैनल लगी और एक जो सप्लाई जिसकी हम कंट्रोल पैनल या जिस में दे रहे हैं वहाँ पे भी एक डीसी डीसी कन्वर्टर लग जाएगा। 24 वोल्ट डीसी पे मेरा पूरा सेटअप है।
इसमें ना दो अलग अलग चीजें हैं जो चीज आपको अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। एक चीज तो आप ये है कि जो पीवी पैनल है, इससे जो आउटपुट मिलती है, इसके साथ जो डीसी टू डीसी कन्वर्टर लगाते हैं, उस डीसी टू डीसी कन्वर्टर का मेजर मकसद ये होता है कि ये सिस्टम को ट्रैक करके मैक्सिमम पावर पॉइंट दे, जिसको हम एमपीपीटी कहते हैं। जो छोटे सिस्टम है, स्पेसिफिकली अगर हम 1 2 3 के सिस्टम की बात कर लें, तो उनमें नॉर्मली एक एमपीपीटी कंट्रोलर लगता है, यानी कि एक डीसी टू डीसी कन्वर्टर लगता है, और वो ही पीवी पैनल को फोर्स करता है कि मैक्सिमम पावर पॉइंट को ट्रैक करें। जबकि बड़े इन्वर्टर्स वगैरह में बात करें, जिस तरह 5K का, 10K, 15K, 20K या इससे अबव की बात कर लें, तो इसमें मल्टीपल एमपीपीटी कन्वर्टर लगते हैं। जिस तरह हमने जब मतलब ये जो है मेरे अपने घर में जो सिस्टम लगा हुआ है, 15K का सिस्टम लगा हुआ है, और उसके अंदर 2 एमपीपीटी है, और 2 एमपीपीटी का मतलब ये है कि उसके अंदर 2 डीसी टू डीसी कन्वर्टर लगे हुए हैं जो एमपीपीटी को ट्रैक करके आउटपुट दे रहे हैं। नॉर्मली हमने क्या किया हुआ है, टोटल 30 पैनल्स मेरे घर के सिस्टम में लगे हुए हैं, और उन 30 पैनल्स को हमने सब डिवाइड किया है 2 अरेज में, यानी कि 15 पैनल्स की एक अरे बनाई हुई है और 15 पैनल्स की दूसरी अरे बनाई हुई है। जो एक अरे की आउटपुट निकल रही है, यानी कि उसका पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल निकल रहा है, वो एक एमपीपीटी कंट्रोलर में जा रहा है, और जो दूसरी अरे का पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल निकल रहा है, वो दूसरी एमपीपीटी अरे में जा रहा है, और उसके साथ सिस्टम इंटीग्रेट होके आपको आउटपुट दे रहा है। यानी कि फिजिकली तौर पे मैं जो इन्वर्टर यूज कर रहा हूँ, उसके अंदर 2 एमपीपीटी लगे हुए हैं, यानी कि 2 डीसी टू डीसी कन्वर्टर लगे हुए हैं। और अब आपका जो क्वेश्चन है वो ये है कि आप अपने सिस्टम के अंदर कह रहे हो कि भाई मैंने 2 डीसी टू डीसी कन्वर्टर लगाने हैं, क्या ये पॉसिबल है कि नहीं? तो जो हम स्पेसिफिकली जो सिस्टम्स की बात करते हैं जिसके अंदर बैटरीज लगी होती हैं, उसके अंदर स्पेसिफिकली चाहे एक एमपीपीटी कंट्रोलर लगा हुआ है, लेकिन उसके अंदर जो कन्वर्टर्स लगे हुए हैं वो दो ही लगे होते हैं। एक कन्वर्टर का काम ये होता है कि मैं अपने एमपीपीटी को ट्रैक करके मैक्सिमम पावर पॉइंट ट्रैक करूं, और अपने सोलर पैनल को फोर्स करूं ताकि मैक्सिमम पावर आउटपुट पे दे। और दूसरे एमपीपीटी का मकसद ये होता है, डीसी टू डीसी कन्वर्टर का मकसद ये होता है कि उसने बैटरी को चार्ज करना है। तो बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम एक प्रॉपर लगा होता है, जिसका काम ये होता है कि मेरी जो बैटरी है किसी भी पॉइंट पे ओवर चार्ज, अंडर चार्ज, ओवर करंट, अंडर करंट, या कोई भी पैरामीटर इसका ओवर शूट ना कर जाए, ना कि मेरी बैटरी डैमेज हो जाए। तो उसके लिए हम स्पेसिफिकली जो डीसी टू डीसी कन्वर्टर लगाते हैं, उसका नाम रखते हैं चार्ज कंट्रोलर। और चार्ज कंट्रोलर का काम ये होता है कि बैटरी की चार्जिंग, बैटरी की डिस्चार्जिंग और उसको कंट्रोल करें। और अगर हम बैटरीज की टाइप्स में बात करें, जो हमारे पास लिथियम आयन बैटरीज है, वो बेसिकली छोटे छोटे सेल्स होते हैं, और वो कंबाइन होके बड़ी बैटरी बनी होती है, और उसके अंदर बेतहाशा एल्गोरिदम्स चाहिए होते हैं ताकि हमारी बैटरी जो है किसी पॉइंट पर डैमेज ना हो, और बैटरी की लाइफ बहुत अच्छी रह जाए। तो ये आपकी बात का जवाब मिल गया, आपको समझ लग गई मैं क्या कहा? हाँ जी, क्लियर हो गया। यस सर, थैंक यू अच्छा, सर। अब हम बात कर रहे हैं कि जो हमारे पास पीवी पैनल है, इसके पीवी पैनल का जो हमने स्ट्रक्चर्स देखा, तो हमने ये चीज़ देखी कि जो सिंगल डायोड मॉडल बनता है पीवी पैनल का, वो कुछ इस तरह का सिंगल डायोड मॉडल बनता है। और सिंगल डायोड मॉडल के अंदर हमने कहा कि भाई जो करंट प्रोड्यूस हो रहा है, यानी कि जो पीवी पैनल करंट प्रोड्यूस कर रहा है, उसे आईपीएच कहते हैं, और वो करंट कुछ डायोड में चला जाता है और बाकी करंट आउटपुट में मिल जाता है। यानी कि जो पीवी पैनल हमें आउटपुट करंट देता है उसे आईपीवी कहते हैं। जो करंट प्रोड्यूस हो रहा है वो फोटोन की वजह से जो प्रोड्यूस हो रहा है आईपीएच कहेंगे, और वो फोटोन की वजह से जो करंट प्रोड्यूस हो रहा है उसमें से कुछ करंट डायोड में चला गया तो उसे आईडी कह दिया। यानी कि फोटोन माइनस आईडी, फोटोन करंट माइनस आईडी किया, तो जो रिजल्टेंट करंट बना वो आईपीवी बना, और वो आईपीवी मेरे सिस्टम के साथ इंटीग्रेट हो रहा है। तो ये बेसिक ये आइडियल मॉडल है पीवी का। लेकिन प्रैक्टिकल मॉडल में हम कहते हैं कि नहीं भाई, जो हमारा पैनल है उसके साथ एक सीरीज रेजिस्टेंस आ जाती है और एक पैरेलल रेजिस्टेंस आ जाती है। सीरीज रेजिस्टेंस क्योंकि मैं मल्टीपल सेल्स को आपस में सीरीज में लगाता हूँ, तो जो सेल्स हैं उनकी उनके अंदर की तो चलो जो भी रेजिस्टेंस है वो है ही है, लेकिन जो सेल्स जब आपस में कनेक्ट होते हैं, तो जो मटेरियल यूज होता है उस कनेक्टिविटी के लिए, तो उसकी रेजिस्टेंस की वजह से कुछ ना कुछ वोल्टेज ड्रॉप हो जाता है, तो सीरीज रेजिस्टेंस लगती है। और अगर मेरे पीएन जंक्शन के दरमियान में कोई लीकेज हो रहा है, वो जो लीकेज करंट है वो किसी भी वजह से हो सकता है, उसको हम पैरेलल रेजिस्टेंस के तौर पे रिप्रेजेंट करते हैं। मैंने अपने लेक्चर्स के दौरान ही आपको एक बात एग्जांपल भी दी थी
कि पीछे एक दफा एक रिसर्च हुई कि भाई जो डैमेज सोलर पैनल है, अगर मैं उनकी स्टडी करूं और उनको देखूं कि क्या मेरा जो पैनल है वो किसी ना किसी वजह से टूट गया, और मैं उसको सूरज की रोशनी रख दूं, क्या ये पावर प्रोड्यूस करेगा कि नहीं पड़ेगा। तो जब मैंने स्टडी की, मैंने तो नहीं, जब मैंने उस स्टडी को पढ़ा तो पता ये चला कि वो एग्जैक्टली उतनी ही पावर प्रोड्यूस करता है जो फिजिकली सही पैनल है। यानी कि अगर मेरा पैनल टूट गया है, किसी भी सूरत में डैमेज हो गया है, तो वो भी उतनी ही पावर प्रोड्यूस करता है जो सिंपल सही पैनल प्रोड्यूस कर रहा है। फर्क सिर्फ इतना होता है कि अगर बारिश हो जाए या उस पैनल के ऊपर पानी पड़ जाए, तो पैनल के अंदर से लीकेज करंट इतना ज्यादा होता है कि उसकी बॉडी और उसके सरफेस और उसके स्टैंड में करंट फ्लो करना शुरू हो जाता है। और वो फिर क्या है कि वो डेंजरस होता है कि अगर कोई बंदा पास से गुजर जाए या कोई स्टैंड को हाथ लगाए तो उससे करंट पड़ेगा, और डीसी में करंट बड़ा सवेयर किस्म का करंट पड़ता है। तो ये चीज है कि जो डैमेज पैनल है उसके अंदर बेसिकली ये आरपी स्पेसिफिकली जो है लीकेज रेजिस्टेंस वो बहुत बढ़ जाती है। और जब कोई लीकेज करंट प्रोड्यूस होता है तो वो लीकेज करंट जो है वो सिस्टम की बॉडी के अंदर से इंटीग्रेट मतलब मूव करता है और सिस्टम को डैमेज करता है। तो ये हमारे पास आरपी और आरएस आ जाती है। अगर मैं आरपी और आरएस के अकॉर्डिंगली इसका फॉर्मूला देखूं तो ये हमारे पास बेसिक फॉर्मूला आता है। अगर आप देखो तो ये आईपीवी इज इक्वल टू आईपीएच माइनस आई एस एक्सपोनेंशियल वी पी वी प्लस आई पी वी आर एस ओवर वी टी। यानी कि पहले आर एस नहीं था, अब क्योंकि हम प्रैक्टिकल मॉडल की बात कर रहे हैं तो ये आर एस भी आ गया, और नी आगे आप देखो तो आर एस और आर पी दोनों आगे। हम थ्योरेटिकली हम ये बात करते हैं कि जो आर एस है वो फिजिकल वोल्टेज को डैमेज करता है और वोल्टेज ड्रॉप करता है, जबकि आर पी क्योंकि सिस्टम के साथ पैरेलल में लगी हुई है तो ये करंट को डैमेज करती है और इसके अंदर से करंट फ्लो करना शुरू हो जाता है। अच्छा, जो हम स्पेसिफिक पैनल्स की बात करें तो हम कहते हैं कि भाई पैनल नॉर्मली मोनो होते हैं, पोली होते हैं और थिन फिल्म जिनको हम अमॉर्फस कहते हैं। तो ये तीन टाइप्स के पैनल्स आपके पास अवेलेबल होते हैं। और इन पैनल्स में जो कॉमन कंपनीज यूज होती हैं, जो यूरोपियन स्टैंडर्ड की कंपनीज हैं जिन्होंने पैनल्स बनाए हैं, उनमें सीमेंस है, क्योसिरा है और शेल है। इसके अलावा बाकी सारी कंपनीज भी हैं, लेकिन मेजोरिटी जो है वो चाइनीज स्टैंडर्ड की कंपनीज हैं। उनकी ओवरऑल एफिशिएंसी कंपेयर टू इनकी एफिशिएंसी यानी कि यूरोपियन स्टैंडर्ड की कंपैरेटिवली बेहतर है। लेकिन ये क्योंकि रिसर्च भी ज़्यादा है यूरोप में हुई हुई है तो उन्होंने यूरोपियन स्टैंडर्ड के इन्वर्टर्स या कन्वर्टर्स या पैनल्स पे स्टडी किया हुआ है। तो ये डिफरेंट किस्म के पैनल्स हैं। अगर आप देखो ये सीमेंस का पैनल है, इसकी जो आप रेटिंग है वो 55 वाट की रेटिंग है। इसका जो करंट है वो 3.45 एम्पेयर है, जबकि वोल्टेज जो है वो 21.7 है। ये शॉर्ट सर्किट करंट और ओपन सर्किट वोल्टेज है। फिर एम आई एम पी पी यानी कि मैक्सिमम पावर पॉइंट पे करंट कितना है और मैक्सिमम पावर पॉइंट पे वोल्टेज कितना है, ये आपके पास शो हो रहा है। और उसके बाद एंड पे आता है के आई फैक्टर, यानी कि के आई फैक्टर वो फैक्टर है जिसकी यानी कि जब टेम्परेचर चेंज होता है तो कितना करंट चेंज होता है। इसी तरह के वी फैक्टर वो फैक्टर है जब वोल्टेज चेंज होता है तो कितना डिग्री सेंटीग्रेड पे कितना वोल्टेज चेंज हो रहा है। तो ये के आई और के पी आ गया, और उसके बाद एन एस आ गया, यानी कि सीरीज में जो सेल्स लगे हुए कितने सेल सीरीज में लगे हुए। तो ये इसमें 36 सेल लगे हुए हैं। इसके बाद क्योसेरा आ गया, इसमें 54 सेल लगे हुए हैं और उसके करंट वोल्टेज वगैरह की। फिर शेल का आ गया, उसके अंदर टोटल 36 सेल लगे हुए हैं और उनकी अपनी स्पेसिफिकेशन आ गई। फिर शेल का अलग दूसरा वाला आपके पास मोनो क्रिस्टलाइन में आ गया और थिन फिल्म में आ गया। ये उनकी एनर्जी या मॉड्यूल की आउटपुट आपको नजर आ रही है। तो ये हम अगर सिंपल उसके क्रिस्टलाइन यानी कि मल्टी क्रिस्टलाइन या सिंगल क्रिस्टलाइन में इनकी पावर रेटिंग की बात करें तो ये बेसिक टेबल है। और इस टेबल के अंदर अगर मैं आईवी या पीवी कर्व की बात कर लूँ तो ये बेसिक कर्व बन रहा है। ये जो कर्व ये ब्लू लाइन इंडिकेट कर रही है ये आईवी कर्व है, और जो ग्रीन लाइन इंडिकेट कर रही है वो पीवी कर्व है, और ये जो रेड पॉइंट है ये इंडिकेट कर रहा है मैक्सिमम पावर पॉइंट। और ये जो आप अगर ये डॉटेड रेड में ये रेक्टेंगुलर फॉर्मेशन में बना रहे हैं ये वो एरिया है या ये वो पावर है जो यूजफुल पावर है। इसके अलावा बाकी जो पावर आपके पास आएगी वो पावर नहीं यूजफुल होगी, यानी कि डिस्कार्ड हो जाएगी जो नहीं यूजफुल। तो ये हमारे पास बेसिक एलिमेंट्स आ जाते हैं। यहाँ तक आपने स्टडी किया होता। अब बात आती है
कि जो डीसी टू डीसी कन्वर्टर हम यूज करते हैं पीवी की एप्लीकेशन के लिए, वो बेसिकली तीन किस्म के डीसी टू डीसी कन्वर्टर है। एक को कहते हैं बक कन्वर्टर, दूसरे को कहते हैं बूस्ट कन्वर्टर, और तीसरे को कहते हैं बक बूस्ट कन्वर्टर। आज के लेक्चर में जो स्पेसिफिकली जिस कन्वर्टर की हम बात करेंगे वो डीसी टू डीसी बूस्ट कन्वर्टर की बात करेंगे, और उसकी रीजन क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि मेजोरिटी केसेस में अगर मैं सोलर की बात कर लूँ, सोलर एप्लीकेशंस की बात कर लूँ, तो डीसी टू डीसी बूस्ट कन्वर्टर एक यूजफुल कन्वर्टर कंसीडर किया जाता है, जो सबसे ज्यादा यूज होता है पीवी एप्लीकेशंस वगैरह के लिए। यानी कि ना ही जो है बक कन्वर्टर यूज होता है, ना ही बक बूस्ट कन्वर्टर यूज होता है। अलबत्ता इन दो टेपोलॉजीज को भी हम थोड़ा थोड़ा समझेंगे आज के लेक्चर में। तो जो डीसी टू डीसी बूस्ट कन्वर्टर है, इसके अंदर जो मेजर कंपोनेंट्स हैं वो चार किस्म के कंपोनेंट्स हैं। पहला कंपोनेंट क्या है, उसको कहते हैं इंडक्टर, दूसरे को कैपेसिटर कहते हैं, तीसरे को स्विच कहते हैं, और चौथे को डायोड कहते हैं। ये चार वो बेसिक कंपोनेंट्स हैं जिनको हम यूज करते हुए डीसी टू डीसी बूस्ट कन्वर्टर बनाते हैं। अच्छा, इन चार कंपोनेंट्स में आप देखो तो जो इंडक्टर और कैपेसिटर है, ये बेसिकली स्टोरेज एलिमेंट्स हैं। और ये अनलाइक रेजिस्टेंस, अगर हम बात करें तो जो रेजिस्टेंस होती है वो स्टोरेज एलिमेंट नहीं होती, वो बेसिकली एनर्जी कंज्यूम करती है, और बाकी जो आपके पास रिमेनिंग वोल्टेज है, रिमेनिंग करंट है, वो आपको आउटपुट पे दे देती है। लेकिन जो इंडक्टर या कैपेसिटर है, उसके अंदर से जब करंट पास करता है या वोल्टेज पास करता है, तो या तो इंडक्टर के फिनोमिना में देखा जाए तो इंडक्टर बेसिकली करंट स्टोरिंग एलिमेंट है, और कैपेसिटर को देखा जाए तो ये कैपेसिटर वोल्टेज स्टोरिंग एलिमेंट है। और दोनों सूरतों पे ये क्या करता है, ये टाइम डिपेंडेंट होता है। एक सर्टन टाइम के बाद इसके अंदर चार्ज स्टोर हो जाता है। यानी कि फिजिकली तौर पे अगर मैं डीसी इनपुट दूं इंडक्टर पे, तो इंडक्टर बेसिकली एक शॉर्ट सर्किट के तौर पे एक्ट करता है, और अगर डीसी इनपुट हम कैपेसिटर को दें तो ये ओपन सर्किट के तौर पे एक्ट करता है। लेकिन साथ साथ ये चार्ज होना भी शुरू हो जाता है, अपना फिनोमिना बदलता भी है। तो हम कहते हैं कि भाई जो हम बूस्ट कन्वर्टर में यूज करते हैं वो इंडक्टर यूज करते हैं और कैपेसिटर यूज करते हैं। इंडक्टर का काम क्या है कि जो रियल टाइम पे वोल्टेज को बूस्ट करने के लिए यूज हो रहा है वो इंडक्टर है, और कैपेसिटर का काम क्या है कि वो जो वोल्टेज बूस्ट हो रहा है उसको स्टेबलाइज करे ताकि कोई रिपल वगैरह ना क्रिएट हो। अगर कोई रिपल वगैरह क्रिएट होते हैं तो वो लॉसेस की फॉर्मेशन में हमें आउटपुट पे देते हैं। तो ये दो हमारे पास पैरामीटर्स आगे, एक को हम कहते हैं यानी कि दो एलिमेंट्स आगे, एक को हम इंडक्टर कहते हैं और दूसरे को हम कैपेसिटर कहते हैं। और ये दो एलिमेंट्स जो है स्टोरेज एलिमेंट के तौर पे आते हैं। तो ये बेसिक सर्किट्स है। ये पहला सर्किट जो है बक का सर्किट है, और दूसरा सर्किट बूस्ट का सर्किट है। अगर आप ऊपर वाला सर्किट देखो बक कन्वर्टर में, तो इनपुट वाली साइड पे पहले स्विच लगा हुआ है, उसके बाद डायोड लगा है, फिर इंडक्टर लगा है, फिर कैपेसिटर लगा है, और फिर आउटपुट लगा हुआ है। ये बेसिक सर्किट है बक कन्वर्टर का। अब इस बक कन्वर्टर में मेजर जो फिनोमिना एक्ट कर रहा है वो क्या कर रहा है कि ये स्विच जो है ये ऑन होता है या ऑफ होता है। यानी कि अगर स्विच ऑन होता है तो ये जो अपना जो लूप बनाता है वो इतने ही लूप में फिर मूव करने लग पड़ता है, यानी कि डायोड के क्रॉस ही आपके पास करंट आना शुरू हो जाता है। और अगर ये ओपन हो जाता है, यानी कि क्लो ओपन हो जाता है, तो ये जो इंडक्टर के अंदर जो चार्ज स्टोर है ये चार्ज कैपेसिटर के साथ आपको आउटपुट पे दे देता है। ये बेसिकली बक फिनोमिना के तौर पे एक्ट करता है और आपको आउटपुट दे रहा होता है। जबकि बूस्ट कन्वर्टर में हम देखें तो ये इंडक्टर जो है रिप्लेस होके इस पॉइंट पे आ जाता है, ये जो स्विच है रिप्लेस होके इस पॉइंट पे चला जाता है, और यहाँ पे डायोड लग जाता है। अभी इस केस में आप देखो कि पहले इंडक्टर लगा हुआ है, जबकि बूस्ट बक कन्वर्टर में इंडक्टर बाद में लगा हुआ है। तो जब पहले इंडक्टर लगता है तो ये क्या करता है कि जैसे वोल्टेज आता है ये इंडक्टर बेसिकली चार्ज हो जाता है, और ये चार्ज होके अगर आप सर्किट देखो कि अगर फॉर एग्जांपल ये स्विच कनेक्टेड होता है तो ये जो सर्किट बनता है ये इतने ही लूप में ये चलने लग पड़ता है और इंडक्टर चार्ज हो जाता है। और ये स्विच जैसे ही ओपन होता है तो जो चार्जिंग करंट इंडक्टर का आ रहा है और जो मेरा सोलर पैनल करंट दे रहा है, ये दोनों करंट सम होकर आउटपुट पे आपको मिल जाते हैं। तो फिजिकली तौर पे बूस्ट कन्वर्टर में हमें आउटपुट में वोल्टेज या करंट इंक्रीज फॉर्मेशन में मिलता है, जबकि बक कन्वर्टर में इन वोल्टेज या करंट आपको डिक्रीज फॉर्मेशन में मिलता है। तो ये दोनों फिनोमिना हमारे पास एक्ट करते हैं। हम स्पेसिफिकली बूस्ट कन्वर्टर इसलिए यूज करते हैं कि अगर आप करंट की डायरेक्शन देखो तो जो बक कन्वर्टर है उसके अंदर मेजर जो करंट है वो करंट आपके पास बक कन्वर्टर के अंदर जो करंट है ये करंट मेन सर्किट के अंदर से मूव करता है। और जब ये मेन सर्किट के अंदर से मूव करता है तो उसका डिसएडवांटेज ये मिलता है कि ये बेसिकली आप देखो कि मेन सर्किट में से मूव करेगा तो हर वक्त आपका जो स्विच है
ये आपके पास मेन सर्किट का एज ए सोर्स एक्ट करेगा, और उसकी वजह से क्या होगा कि यहाँ पे चांसेस है कि मेरा जो कन्वर्टर है उसके अंदर जो स्विच है वो बेसिकली जल जाए, हीट अप हो जाए। जबकि बूस्ट कन्वर्टर के अंदर जो मेन सर्किट है वो ये है, और उसके अंदर स्विच के अंदर से कोई करंट नहीं गुजरा, लेकिन जब ये स्विच कनेक्ट होता है, फिर ये लूप बनता है, और जब ये लूप बनता है तो तब इस स्विच के अंदर से करंट गुजरता है। यानी कि जो प्राइमरी करंट है या मेन करंट है वो डायरेक्टली डायोड में से गुजर के आउटपुट पे दे देता है, स्विच के अंदर से नहीं गुजरता। और जो जब स्विच कनेक्ट होता है तो ये प्राइमरी करंट फिर भी ऊपर से ही निकला है, जबकि स्विच जो है ये स्विच इंडक्टर को चार्ज करने के लिए यूज हो रहा है, यानी कि जो मेजर करंट है इंडक्टर को चार्ज करने के लिए, तब वो ये स्विच वर्क कर रहा है। तो ये बूस्ट कन्वर्टर में हमें ये एडवांटेज मिलता है कि ये कंपैरेटिवली ज्यादा स्टेबल है एज कम्पेयर टू बक कन्वर्टर, तो ये एक एडवांटेज हमें मिल जाता है। तो बूस्ट कन्वर्टर की सर्किट में हम बात करें तो ये हमारे पास सर्किट है, आप देखो इनपुट वोल्टेज आया, इनपुट वोल्टेज ये IL यानी कि इंडक्टर में से गुजरा, इसी तरह ये डायोड में से गुजरा, डायोड के बाद कुछ कैपेसिटर में से गुजर गया, और फिर रिमेनिंग करंट आई आउट के तौर पे आपके पास आउटपुट पे आ गया। सही है। और इसके अंदर अगर आप बात करें तो आप अब यहाँ पे कुछ कंडीशंस आती हैं जिसमें चांसेस होते हैं कि आपका मॉसफेट जल जाए। पहली कंडीशन क्या है कि अगर मेरा ये स्विच ऑन हो जाए, अगर ये मेरा स्विच ऑन हो जाए तो ये फिजिकली तौर पे ये कनेक्ट हो जाएगा। अगर ये फिजिकली तौर पे कनेक्ट हो जाएगा तो जो सर्किट बनेगा वो ये वाला सर्किट बनेगा, और इसमें से करंट फ्लो करना शुरू हो जाएगा। और ये जो करंट फ्लो करेगा इसका मतलब क्या है कि ये जो सर्किट बनेगा ये आपको, क्योंकि इंडक्टर डीसी के केस में इंडक्टर जो है वो शॉर्ट सर्किट के तौर पे बिहेव करता है, तो फिजिकली तौर पे ये स्विच एज ए शॉर्ट सर्किट एलिमेंट के तौर पे एक्ट करेगा, और ये सारे का सारा करंट इस स्विच में से गुजरना शुरू हो जाएगा। और अगर ये एक सर्टन टाइम तक इसी तरह स्विच क्लोज रहा तो ये क्या करेगा, ये मॉसफेट को ब्लो कर देगा, मॉसफेट जल जाएगा। दूसरी सिचुएशन क्या है कि अगर ये स्विच मैंने ओपन कर दिए, और ये स्विच ओपन करने की वजह से क्या हुआ कि कनेक्टिविटी क्या होगी, ये करंट आगे डायोड में से गुजरेगा और आगे कैपेसिटर आपका चार्ज होगा। लेकिन अगर मैं कहूं कि भाई जो लोड है इसके आगे कोई लोड नहीं लगा हुआ, और ये इस कैपेसिटर को डिस्चार्ज नहीं होने दे रहा, यानी कि जितना भी कैपेसिटर है वो कंटिन्यूसली चार्ज होता जा रहा है, तो एक पॉइंट ऐसा आएगा कि जब ये कैपेसिटर इतना चार्ज हो जाएगा कि ये जो है ये कैपेसिटर ब्लो कर दे, यानी कि 250 वोल्ट से ऊपर अगर ये चला जाए तो ये कैपेसिटर जल जाएगा। तो ये हमारे पास दो फिनोमिना आ जाते हैं। एक फिनोमिना आता है कि भाई या तो कैपेसिटर जल जाएगा या डायोड जल जाएगा। तो एक फिनोमिना आपके पास आता है कि अगर मैंने स्विच को ऑन किया हुआ है, यानी कि स्विच को कनेक्ट किया हुआ है, मेन करंट स्विच में से गुजरेगा, तो मेन करंट जब स्विच में से गुजरेगा तो ये एज ए शॉर्ट सर्किट के तौर पे एक्ट करेगा, और अगर ये करंट की लिमिट क्रॉस हो जाती है तो ये मॉसफेट को जला देगा। और दूसरा फिनोमिना क्या है कि अगर ये स्विच ओपन हो जाता है, ये ओपन इनपुट वोल्टेज को ओपन कर देता है, सारा करंट ऊपर से गुजरता है, तो उस केस में अगर कैपेसिटर ये ओवरचार्ज हो जाता है तो ये चांसेस हैं या तो कैपेसिटर जल जाए, और दूसरे चांसेस ये हैं कि ये डायोड जल जाए ड्यू टू ओवरचार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर। तो जब हमें तीसरी जो इंपॉर्टेंट चीज ये करनी पड़ती है कि हमें स्टार्ट करना पड़ता है ड्यूटी साइकिल। जब आपने अपने सिस्टम को ऑन किया है तो मिनिमम ड्यूटी साइकिल से सिस्टम को स्टार्ट करना पड़ता है, और ग्रेजुअली ड्यूटी साइकिल को इंक्रीज या डिक्रीज करना पड़ता है। और दूसरी चीज ये है कि ये ड्यूटी साइकिल के साथ हमें ये भी करना पड़ता है कि हर सूरत में आउटपुट वोल्टेज पे लोड लगाना पड़ता है, अदरवाइज मेरा बूस्ट कन्वर्टर जल जाता है। इसकी दो एग्जाम्पल मैं आपको दे भी सकता हूँ कि जब हमने शुरू में इनिशियली तौर पे सोलर सिस्टम को इंस्टॉल करना शुरू किया डिफरेंट लोगों के घरों में, तो उसमें एक बंदे ने ये किया कि जब उसके सिस्टम लगा के हम चले गए, जब वापस आए तो पता चला कि इन्वर्टर जल गया है। तो इन्वर्टर क्यों जला, उसकी रीज़न क्या थी, उसने इन्वर्टर की ना कनेक्शंस को छेड़ा। और कनेक्शन किस तरह छेड़े कि उसने लोड को कनेक्ट किए बगैर इन्वर्टर को सप्लाई दे दी। जब इन्वर्टर को सप्लाई दी, क्योंकि इसके अंदर बूस्ट कन्वर्टर लगा हुआ है, तो बूस्ट कन्वर्टर ओवरचार्ज हुआ, और ओवरचार्ज होने की वजह से उसने इंटरनल के डायोड या ट्रांजिस्टर को जला दिया। तो ये एक बेसिक मिस्टेक होती है कि अगर आपने सिस्टम को इंटीग्रेट करना है तो जो बेस्ट सोल्यूशन वो ये है कि पहले आप लोड को कनेक्ट करो, फिर बैटरी को कनेक्ट करो, और फिर सोलर पैनल को कनेक्ट करो। यानी कि जो कनेक्टिविटी आपने करनी है, कभी भी ये नहीं करनी कि पहले आप सोलर पैनल्स को कनेक्ट करो और सोलर पैनल्स के बाद आप लोड या बाकी चीज़ों को कनेक्ट करो। क्योंकि अगर इस सिस्टम को ओपन सर्किट मिल जाता है तो चांसेस बहुत ज़्यादा ये हैं कि इसकी इंटरनल सर्किटरी या इसके स्विच या फिर इसके डायोड्स जल जाए।
तो ये एक मेजर एग्जांपल बनती है जब ये जो सिस्टम को डैमेज कर देती है कि भाई हम कभी भी अपने सिस्टम के साथ ओपन सर्किट के तौर पे ना लगाएं। और दूसरी एग्जांपल मेरी अपने साथ फिजिकली तौर पे हुआ कि मैं एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप बना रहा था, और उस एक्सपेरिमेंटल सेटअप में मैंने बूस्ट कन्वर्टर के साथ लोड लगाए बगैर मैंने सिस्टम को इंटीग्रेट किया और सिस्टम के साथ पीवी पैनल लगा दी। और जैसे मैंने लोड नहीं लगाया तो एक टाइम ऐसा है, स्टार्ट में तो सिस्टम बिल्कुल ठीक चला, थोड़ी देर बाद कैपेसिटर गर्म होना शुरू हुआ और फिर कैपेसिटर जल गया। तो ये बेसिकली ओवर चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर की वजह से कैपेसिटर जल गया। तो ये दो मेजर मसले आते हैं कि अगर आपने बूस्ट कन्वर्टर यूज किया है तो हर सूरत में लोड आपको अटैच करना जरूरी है। अगर लोड के बगैर आप सिस्टम को चलाओगे तो चांसेस बहुत ज्यादा है कि सिस्टम आपका जल जाए। तो ये एक मेजर प्रॉब्लम आती है। सर मैं बात जी बोले। यार पहले कर लो। जी तला बोलो। हाँ सर, मैंने कहा था कि ना मैंने ना खुद भी इस तरह एक्सपेरिमेंट किया था। आपको पता है हमारा प्रोजेक्ट भी सेम यही था बूस्ट कन्वर्टर के साथ। हाँ जी। बात यह है कि अगर कोई ऐसी चीज नहीं है कि कैपेसिटर के आगे कुछ ऐसा डायोड या कोई ऐसी चीज लगाई जाए कि वो उसको लोड ना भी लगाएं तो वो काम करे। ये तो हमारे पास रिसर्च प्रॉब्लम बन सकती है हमारे पास। हाँ जी। ये रिसर्च प्रॉब्लम बन सकती है भाई, अगर लोड नहीं लगा रहे तो फिर क्या रिजेक्ट होना चाहिए उसका, या कैपेसिटर को चार्ज नहीं करना चाहिए जब तक लोड नहीं लगा रहे। हम्म। यार ये ना, इसमें अगर आप आपको मैंने काफी ज्यादा अपने पेपर भी शेयर किए थे। इसमें अगर आप पेपर्स में देखो ना तो एक है डिजाइन ऑफ इनपुट कैपेसिटर। आप अगर उस पेपर को देखो, वो पेपर मैंने बेसिकली कॉन्फ्रेंस में छापा था, जर्नल में नहीं छापा। और उस पेपर के अंदर वो मैं समझता हूँ कि एनालिसिस पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा यूनिक किस्म का पेपर है कि इनपुट कैपेसिटर की वजह से क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो यहाँ पे अगर आप इस पूरे सर्किट में देखो तो आउटपुट पे कैपेसिटर लगा हुआ है, इनपुट पे अभी कैपेसिटर नहीं लगा हुआ है। ये आउटपुट पे कैपेसिटर आपको नजर आएगा लेकिन इनपुट पे कैपेसिटर नहीं लगा हुआ। यस तो सर, ये यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है कि भाई आप कैपेसिटर जो है इनपुट वाली साइड पे लगा। एनीवेज, जो चीज आपने अंडरस्टैंड करनी है वो ये कि इस पूरे सर्किट के अंदर कैपेसिटर का रोल सिर्फ ये है कि आपने सिस्टम को स्टेबलाइज करना है, सिस्टम के अंदर रिपल्स ना आए। लेकिन अगर हमारे पास, क्योंकि जो इंडक्टर चार्ज होता है वो फिर फिजिकली तौर पे कैपेसिटर को चार्ज करता है, तो कैपेसिटर अगर चार्ज हो जाए तो चांसेस ये होते हैं कि कैपेसिटर ओवर चार्जिंग पे चला जाए तो जल जाता है। मुझे ये बताओ कि आपका कैपेसिटर जला भी था कभी? सर ओवरचार्ज होता था और फिर करंट लगता था। हमें 250 वोल्ट का हमारा कैपेसिटर था, लेकिन यह कि वो सड़ा नहीं था, हम ज्यादा उसको चार्ज नहीं करते थे, लेकिन वो हीटअप हो जाता था बहुत ज्यादा। हीट अप बहुत ज्यादा हो जाता था। और यही है कि अगर ये ओवर चार्ज हो जाए तो डैमेज में। मुझे याद है जब पहली दफा आपने ये सर्किट लगाया था तो आप, मुझे याद है कि आपने कैपेसिटर लगा के आपने कहा था ये देखें सर ये एकदम वोल्टेज बहुत ज्यादा ऊपर जा रहा है। आपने यस आउटपुट वोल्टेज मेजर कर रहे थे। तो यस। ये चीज है कि अगर वोल्टेज एक सर्टेन वैल्यू से ऊपर चला जाए तो या तो ये डायोड को जला देगा या फिर कैपेसिटर को जला देगा। तो यहाँ पे सर जी और क्या। सर इसमें जो बक कन्वर्टर का सर्किट है, तो उसमें भी तो जो मेन करंट है वो जो यानी ऑन साइकिल में वो उसी से गुजरेगी स्विच से, तो वो मॉसफेट जलने वाला मसला तो उधर भी हो सकता है। लेकिन बूस्ट कन्वर्टर कंपैरेटिवली स्टेबल ज़्यादा है। मैंने इसी वजह से आपको ये दो सर्किट्स दिखाए थे कि यहाँ पे अगर आप देखो ना तो जो मेन सर्किट करंट है ना बूस्ट कन्वर्टर में वो उस मॉसफेट से नहीं गुजरा। सिर्फ बूस्ट कन्वर्टर में ये है कि लोड लगाना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बूस्ट अपने बूस्ट वाले फीचर को अडॉप्ट करते हुए उसने मैक्सिमम करंट आपको देना ही उस वक्त है जब आप आगे लोड लगा लोगे। अगर आप लोड नहीं लगाओगे तो जो बैटरी है, सॉरी, अगर आप लोड नहीं लगाओगे तो आपका जो बूस्ट कन्वर्टर है वो कैपेसिटर को चार्ज करता रहेगा और कैपेसिटर चार्ज होने की वजह से सिस्टम डैमेज होगा। लेकिन बक कन्वर्टर में ये वाली बात नहीं हो रही। बक कन्वर्टर सिस्टम को तो चलो डैमेज नहीं कर रहा, लेकिन बक कन्वर्टर में ये है कि आपका जो मेन करंट है वो हर वक्त में आपके मॉसफेट से गुजरता रहेगा। और मेन करंट मॉसफेट से गुजरने का नुकसान ये होता है कि आपका जो बक कन्वर्टर है वो किसी सूरत में मतलब कि जरा सा कोई फॉल्ट करंट या कोई सर्ज वगैरह आती है तो वो डायरेक्टली आपके वो कन्वर्टर के मॉसफेट को जला देगा। और मॉसफेट जलने का मतलब ये है कि सिस्टम आपका डैमेज हो जाएगा। तो ये दो अलग अलग चीजें हैं। आपने जो चीज समझने वाली है कि बूस्ट कन्वर्टर कंपैरेटिवली स्टेबल है। हालांकि मैंने बूस्ट कन्वर्टर में आपको दो मसले दिखाए हैं, लेकिन कंपैरेटिवली आप बक बूस्ट की बात कर लो या सिंपल बक की बात कर लो, बूस्ट कन्वर्टर कंपैरेटिवली स्टेबल आता है। मैं आपको इसका रेलिवेंट एक पेपर भी शेयर कर दूंगा जो बेसिकली 2007 या 2008 में छपा है, और उसके अंदर यही कंपैरेटिव एनालिसिस हुआ है बक और बूस्ट का। और उसके अंदर स्पेसिफिकली उन्होंने बताया हुआ है कि भाई बूस्ट कन्वर्टर स्टेबल है तो उसकी रीजन क्या है।
अच्छा, तो अगर हम बूस्ट कन्वर्टर के ऑपरेटिंग प्रिंसिपल पे जाते हैं और वर्किंग प्रिंसिपल को देखते हैं, तो जो हमारे पास इंडक्टर है, आप अगर देखो तो जो इंडक्टर है ये रेजिस्ट करता है चेंज इन करंट को। आपको याद होगा, आपने देखा होगा कि इंडक्टर और कैपेसिटर जब आपने इनिशियली स्टडी किया हो बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, तो आपने ये चीज स्टडी की होगी कि भाई चेंज इन करंट को रेजिस्ट करता है इंडक्टर और चेंज इन वोल्टेज को रेजिस्ट करता है कन्वर्टर। तो चेंज सॉरी कैपेसिटर, यानी कि चेंज इन वोल्टेज को कैपेसिटर रेजिस्ट करता है, जबकि चेंज इन करंट को इंडक्टर रेजिस्ट करता है, क्योंकि इंडक्टर को हम कहते हैं करंट स्टोरिंग डिवाइस। तो होता क्या है कि इंडक्टर के अंदर इंडक्टर चेंज इन करंट को रेजिस्ट करता है और एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। वो मैग्नेटिक फील्ड से इंडक्टर जो है वो आपका चार्ज हो जाता है। जब वो चार्ज होता है तो वो फील्ड जो है, जब आप उसके अंदर से उस फील्ड को यूटिलाइज करने लगते हैं, तो वो फील्ड किस तरह यूटिलाइज होती है कि करंट अपनी पोलैरिटी को बदलता है और मेन करंट के साथ सम होके एट द एंड आउटपुट पे वोल्टेज ड्रॉप बढ़ा देता है, और वो वोल्टेज ड्रॉप जो है वो हमें बूस्ट की फॉर्मेशन में हमें मिलना शुरू हो जाती है। तो इस पूरे प्रोसेस में दो स्टेट्स होती हैं। पहली स्टेट क्या है कि जब स्विच क्लोज है, जब स्विच क्लोज है तो सारे का सारा करंट इंडक्टर में से गुजर के वापस हो जाएगा, यानी कि इंडक्टर और स्विच के अंदर से गुजरता रहेगा, और उसके अंदर इंडक्टर बेसिकली चार्ज स्टोर करता रहेगा और इंडक्टर अपनी एक फील्ड जनरेट करता रहेगा। अब दूसरी क्या है कि स्विच हमारा ओपन हो गया। अब जब स्विच ओपन होगा तो जो मैग्नेटिक फील्ड जो इंडक्टर के अंदर सेव हुई हुई है वो अपनी डायरेक्शन को रिवर्स करेगी और मेन करंट के साथ ऐड होके आपको आउटपुट पे मैक्सिमम करंट आउटपुट पे दे देगी, और वो आउटपुट करंट जो है वो आपको बेसिकली डायोड से पास होके कैपेसिटर के अंदर चला जाएगा और कैपेसिटर में इन द फॉर्म ऑफ वोल्टेज स्टोर हो जाएगा, और वही वोल्टेज आपको बायर अपीयर होना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे दो चीजें आपको समझ लगी। पहली चीज क्या है कि जब इंडक्टर फुली डिस्चार्ज है और मेरा स्विच जो है वो कनेक्टेड हो गया हुआ है, ऑन हो गया हुआ है, तो मेरा इंडक्टर जो है वो चार्ज होना शुरू हो जाएगा। और जब इंडक्टर मेरा फुली चार्ज हो जाएगा और स्विच ओपन हो गया है, तो वो जो इंडक्टर का करंट है और जो पीछे जो है मेरी पीवी सिस्टम के करंट सोर्स है, वो दोनों ऐड होकर आउटपुट पे आपको मैक्सिमम करंट आउटपुट पे देना शुरू करते हैं। तो ये इसका वर्किंग प्रिंसिपल आपके पास आता है, सही है ना। तो यहाँ पे अगर आप इसको पढ़ो तो बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ द बूस्ट कन्वर्टर कंसिस्ट ऑफ टू डिस्टिंक्ट स्टेट्स। आप इन ऑन स्टेट, यानी कि जब स्विच ऑन है, द स्विच एस इज क्लोज रिजल्टिंग इन एन इंक्रीज इन द इंडक्टर करंट। in the off state, the switch is open and the only path offered to the inductor current is through the flyback diode। अब ये दूसरा क्या है कि जब आपका स्विच ओपन हो गया है तो फिर जो पाथ मिलेगा वो डायोड मिलेगा, the capacitor and the load resistance। The result is transferring the energy accumulated during the on state into the capacitor। The input current is the same as the inductor current, as can be seen in figure 2, so it can be discontinuous as in the buck converter, and the requirement on the input filter are relaxed compared to the buck converter। तो ये आपके पास चीजें आ जाती हैं, तीन बेसिक एनालिसिस में आ जाती हैं। एक बेसिक आ जाती है वोल्टेज, सेकंड बैलेंस आ जाता है, फिर कैपेसिटर चार्ज बैलेंस आ जाता है, और स्मॉल रिपल अप्रोक्सीमेशन आ जाती है। ये तीन बेसिक एनालिसिस में आपके पास आ जाती है। तो आप ये देखो कि ये आपके पास है कि अगर स्मॉल रिपल अप्रोक्सीमेशन की बात करें तो उसमें क्या होता है कि जब आपके पास सिस्टम जो है कैपेसिटर कनेक्टेड हो जाता है, जो कैपेसिटर कनेक्टेड हो जाता है तो कैपेसिटर के अंदर बेसिकली चार्ज स्टोर होना शुरू हो जाता है। कैपेसिटर जब चार्ज स्टोर कर लेता है, उसके बाद अगर आपका सिस्टम जो है वो लोड के साथ इंटीग्रेट हुआ हुआ है, तो जो कैपेसिटर जो है वो अगर पीछे से स्विच ओपन हो जाए तो कैपेसिटर जो है वो अपना चार्ज जो है वो लोड को देता है, ट्रांसफर करता है जितनी देर तक स्विच ओपन रहता है। और वो क्या होता है कि पहले वो पीक पॉजिटिव पे जा रहा है जब वो चार्ज हो रहा है, और फिर वो नेगेटिव पे जा रहा है वो जब वो डिस्चार्ज हो रहा है। और ये जो चेंज आ रहा है जो पॉजिटिव और नेगेटिव के दरमियान में, ये जो पीक्स आ रही है, ये पीक्स बेसिकली रिपल है। आइडियल केस सिनेरियो में जब हम बात कर रहे हैं कि हम कह रहे हैं कि जो मेरा पीवी पैनल है उसके अंदर ये फिनोमिना आप देखो कि जब स्विच ये वाला कनेक्टेड है, यानी कि जब स्विच पोजीशन 1 पे है और कनेक्टेड है, तो होगा क्या कि उस पॉइंट पे जो है मेरे पास क्या नाम है, ये इंडक्टर चार्ज होना शुरू हो जाएगा और इंडक्टर चार्ज होके
यहाँ पे आपके पास इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा और आपको आगे वाली साइड पे कुछ नहीं मिलेगा। और जो आगे वाला कैपेसिटर है वो डायरेक्टली लोड को सप्लाई दे रहा होगा और कैपेसिटर डिस्चार्ज हो रहा होगा। फिर जब ये स्विच कनेक्ट हो जाएगा, जब ये स्विच कनेक्ट हो जाएगा तो फिजिकली तौर पे ये बाईपास हो जाएगा, यानी कि स्विच वाली साइड पे कोई करंट नहीं जाएगा, सीधा करंट आगे जाएगा। और जब सीधा करंट आगे जाएगा तो कैपेसिटर बेसिकली चार्ज होना शुरू हो जाएगा और वो जो चार्ज करंट है वो आपके आउटपुट पे मिल जाएगा। ये दोनों फिनोमिना आपके पास एक्ट करते हैं, यानी कि स्टेट 1 जब स्विच ओपन है और स्टेज 2 जब स्विच क्लोज है। और दोनों सूरतों पे आपके पास एक केस में कैपेसिटर चार्ज हो रहा है और एक केस में कैपेसिटर डिस्चार्ज हो रहा है और आपको आउटपुट पे वैल्यूज दे रहा है। सही है ना। तो जो फिजिकल रिपल्स आ रहे हैं, यानी कि ये जो रिपल्स आ रहे हैं ये थ्योरेटिकली हम तो इन रिपल्स को ऐसे ही ड्रॉ करते हैं, लेकिन ये रिपल्स अगर वैसे इक्वेशन के फॉर्मेशन में लिखें तो आउटपुट वोल्टेज प्लस रिपल्स वी रिपल्स आ रहे हैं। और ये कंपैरेटिवली ये वो कंपोनेंट है जो रिपल की फॉर्मेशन में और सेंटर में हमने उसकी एवरेज आउट किया है, यानी कि डीसी कंपोनेंट उसका निकालने को। तो कहने का मकसद यह है कि जो अच्छे डीसी टू डीसी कन्वर्टर डिजाइन होते हैं उसमें नॉर्मली रिपल करंट जो है वो 0.1% या इससे भी कम रखा जाता है। और 0.1% का मतलब ये है कि ये रिपल जो है ये अप्रॉक्सीमेटली आउटपुट वोल्टेज के इक्वल है, यानी कि फिजिकली तौर पे आपको एहसास भी नहीं होगा कि रिपल्स आ रहे हैं, यानी कि ये फ्लक्चुएशन आ रही है। यानी कि ये जो वी आउट आएगा ये एग्जैक्टली वी टी के इक्वल हो जाएगा। और ये जो रिपल करंट है ये सिंप्लिसिटी के लिए हम ये कंसीडर करते हैं कि ये वी आउट के इक्वल ही रहे ताकि मिनिमम रिपल्स आपके पास हैं। आइडियल फैक्टर भी यही रिपल्स है। अच्छा, KCL और KVL इक्वेशन अगर मैं इस पे लगाऊं और इसकी आउटपुट को सेंस करने की कोशिश करूं तो आप देखो कि ये वोल्टेज है, ये वोल्टेज फिजिकली तौर पे इसके अंदर ड्रॉप होगा और क्योंकि इंडक्टर है, इंडक्टर बेसिकली चार्ज होगा। और फिर उसके बाद अगर डायोड लगा हुआ है यानी कि स्विच स्टेज 2 पे है, या डायोड लगा है और आगे कैपेसिटर लग के आउटपुट आ रही है। और फिर दूसरी सिचुएशन क्या है कि अगर कैपेसिटर वो यानी कि स्टेज 1 है, यानी कि स्विच कनेक्टेड है, तो ये डायरेक्टली बूस्ट कन्वर्टर से रोटेट करने लग पड़ेगा। तो ये दोनों की फिर KVL और KCL इक्वेशन इसके अकॉर्डिंगली बनती है कि ये किस तरह रिस्पॉन्स करता है। ये देखो इनपुट करंट आया, ये इनपुट करंट इंडक्टर में से गुजरा तो फिजिकली तौर पे इंडक्टर 0 चार्ज है और जैसे जैसे इंडक्टर चार्ज होना शुरू हो जाएगा तो ये बेसिकली एक आपको सर प्लस करंट देगा। और उसके बाद वही करंट आगे डायोड में से गुजरा, वही आउटपुट पे मिल गया जब आपके पास स्विच ओपन है। और जब आपका स्विच क्लोज है तो ये करंट इस स्विच से गुजर के इंडक्टर को चार्ज करना शुरू करता है। सही है ना। इसके साथ आपके पास लगा हुआ है कैपेसिटर लगा हुआ है कि जब ये स्विच कनेक्ट हो जाता है तो फिजिकली तौर पे ये कैपेसिटर ओपन सर्किट के तौर पे एक्ट करता है। उसकी रीजन ये होती है कि ये यहाँ पे जो कैपेसिटर है ये बेसिकली चार्ज है और यहाँ पे ओपन सर्किट है तो डायोड की तरफ कोई वोल्टेज नहीं आ रहा। तो यहाँ पे क्या है कि ये कैपेसिटर एक रिवर्स बाइस के तौर पे ओपन सर्किट के तौर पे अपीयर होना शुरू हो जाता है। और जब ये स्विच कनेक्ट हो जाता है तो यही डायोड जो है ये कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर देता है, क्योंकि सप्लाई इस साइड पे ज़्यादा है तो ये फॉरवर्ड बाइस पे चला जाता है और जैसे ही ये फॉरवर्ड बाइस पे जाता है आपके सिस्टम के साथ इंटीग्रेट होकर आउटपुट देना शुरू होता है। तो ये आपके पास सिस्टम के साथ इंटीग्रेट हुआ और ये उसकी इक्वेशन बन गई। इंडक्टर की इक्वेशन लिखे थे, चेंज इन करंट डिवाइड बाय टाइम इज इक्वल टू इनपुट वोल्टेज। ये इनपुट वोल्टेज है, यानी कि ये वाला इनपुट वोल्टेज है और ये आउटपुट वोल्टेज है, इन दोनों के दरमियान में डिफरेंस डिवाइडेड बाय L करेंगे तो ये बेसिकली हमारे पास करंट आ जाएगा, चेंज इन करंट। दूसरी सिचुएशन क्या है कि अगर ये डायोड कनेक्टेड है तो फिर हम सिंपल कहते हैं चेंज इन करंट और चेंज इन टी इज इक्वल टू DI इनपुट वोल्टेज डिवाइडेड बाय L। उसकी रीजन ये है कि जब ये कनेक्ट होगा तो सारा का सारा करंट इसी के अंदर से गुजरता रहेगा, तो वो इनपुट वोल्टेज डिवाइडेड बाय L जो है वो चेंज इन करंट और चेंज इन टाइम ये हमारे पास आ जाती है। तो ये हमारे पास रिपल्स आते हैं, अपीयर होते हैं, यानी कि जैसे जैसे वोल्टेज चेंज होता है तो ये ग्रेजुअली स्टेप्स में अपने आप को चार्ज करना शुरू हो जाता है और एक पॉइंट पे जब ये फुली चार्ज हो जाता है तो फिर कांस्टेंट आपको कांस्टेंट या अप्रॉक्सीमेटली कांस्टेंट आउटपुट दे रहा होता है, यानी कि बिल्कुल लाइट से रिपल्स आपके पास अपीयर हो रहे थे। ये देखो ये यहाँ से आपको नजर आएगा कि बिल्कुल लाइट से रिपल्स अपीयर होकर नीचे ऊपर वो आउटपुट पे आपको दे रहा है। और ड्यूटी साइकिल आपको पहले ही पता है कि ड्यूटी साइकिल बेसिकली क्या है कि इनपुट, ये मैंने ड्यूटी साइकिल बड़ी दफ़ा आपको एक्सप्लेन किया है कि ड्यूटी साइकिल बेसिकली अगर आप फार्मूले वाइज देखो तो V आउट ओवर V इन, यानी कि फार्मूले की बेस पे तो हम ड्यूटी साइकिल को ऐसे कैलकुलेट करते हैं। लेकिन जबकि ड्यूटी साइकिल टोटल ड्यूटी साइकिल को काउंट करें तो वो क्या होता है कि ऑन टाइम डिवाइडेड बाय टोटल सम ऑफ ऑल टाइम। तो ये ऑल टाइम जो ऑन टाइम होता है वो आपके पास ड्यूटी साइकिल के तौर पे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो बेसिक इक्वेशन जो बनती है वो आपके पास क्या बनती है कि ड्यूटी साइकिल इनपुट इज इनटू इनपुट वोल्टेज प्लस 1 - D
इनटू इनपुट वोल्टेज माइनस आउटपुट वोल्टेज, ये इक्वेशन बनती है। और इसको अगर मैं 0 के इक्वल पुट कर दूं और उसको एक्सपेंड करूं, तो एक्सपेंड करने में ये जो 1 माइनस डी इंटू वी आउट है, ये तो बाहर निकला है, इसको इस साइड पे ले गए। और ये क्या हुआ कि भाई जब इसको खोला तो डी इंटू वी इन, ये तो डायरेक्टली आ गया डी इंटू वी इन। और साथ क्या आ गया कि भाई वी इन जो है खाली 1 से मल्टीप्लाई हुआ, और फिर माइनस डी इंटू वी इन आपके पास आ गया। जब हमने इसको सॉल्व किया तो फिजिकली तौर पे जो इक्वेशन बनी, वी आउट इंटू 1 माइनस डी इज इक्वल टू वी इन प्लस डी इंटू वी इन माइनस डी इंटू वी इन, ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो ये आपके पास इक्वेशन जो बनी, तो वो इक्वेशन क्या बनी, वी आउट इज इक्वल टू वी इन डिवाइड बाय 1 माइनस डी। तो ये हमारे पास वी आउट की इक्वेशन बन गई। सही है। तो डीसी टू डीसी कन्वर्टर की जो आप अगर स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहो कि भाई इसका डिज़ाइन किस तरह होता है, इसकी कैलकुलेशन किस तरह है, तो आइडियल लिटरेचर जो हमें नज़र आता है अपने बुक्स वगैरह में या रिसर्च पेपर्स में, तो उसमें ये एक पेपर नज़र आता है जो बड़ा रीजनेबल पेपर है। इसको हम टोपोलॉजी स्टडी ऑफ फोटोवोल्टिक इंटरफेस फॉर मैक्सिमम पावर पॉइंट ट्रैकिंग, ये अगर आप पेपर देखो तो ये 2007 का पेपर है। और इसके अंदर पूरा एमपीपीटी को डिस्कशन की हुई है बेसिक लेवल की। और उसके बाद अगर आप देखो तो ये डीसी टू डीसी बक कन्वर्टर और डीसी टू डीसी बूस्ट कन्वर्टर, ये दोनों के सर्किट बनाए हुए हैं। और उन सर्किट्स के अकॉर्डिंगली आप देखो तो ये वोल्टेज और ये उसके यानी कि ये बक कन्वर्टर, ये बूस्ट कन्वर्टर, और ये उसके जो हैं सिंबल्स वगैरह आ गए। और ये मैथमेटिकल फार्मूला आ गया कि यानी ये इनपुट कैपेसिटर लिखना तो उसका मैथमेटिकल फार्मूला क्या आ गया, इनपुट कैपेसिटर फॉर बूस्ट कन्वर्टर उसका मैथमेटिकल फार्मूला, इंडक्टर का मैथमेटिकल फार्मूला, फिर इंडक्टर फॉर बूस्ट कन्वर्टर का मैथमेटिकल फार्मूला, आउटपुट कैपेसिटर का मैथमेटिकल फार्मूला, और आउटपुट कैपेसिटर जो है बूस्ट कन्वर्टर उसका मैथमेटिकल फार्मूला, और उसकी बेस पे कैलकुलेशन आ रही है। यहाँ पे आप एक और चीज देखो तो ये उसकी कैलकुलेशन में है कि भाई नॉमिनल वोल्टेज वो कितना है, मैक्सिमम वोल्टेज कितना है, नॉमिनल आउटपुट वोल्टेज कितना है, मैक्सिमम आउटपुट वोल्टेज कितना है, नॉमिनल सोलर पावर कितनी है, मैक्सिमम सोलर पावर कितनी है, स्विचिंग फ्रीक्वेंसी कितनी है। तो ये देखो डिजाइन हुआ है 40 किलोवाट्स पे डिजाइन हुआ है। फिर आता है कि मैक्सिमम इंडक्टर करंट कितना है, रिपल करंट कितना है, और मैक्सिमम इंडक्टर वोल्टेज का रिपल वोल्टेज कितना है, और मैक्सिमम आउटपुट वोल्टेज रिपल कितना है। यानी कि इनपुट का वोल्टेज का रिपल अलग है और आउटपुट के वोल्टेज का रिपल अलग है। फिर कन्वेक्शन आ गया और फिर एफिशिएंसी आ गई जिसको उन्होंने 90% पे रखा हुआ है। तो आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको क्लियरली नजर आ रहा है कि भाई ये चेंज इन वोल्टेज आ गया, ये स्विचिंग फ्रीक्वेंसी आ गई, इसी तरह ये चेंज इन करंट आ गया, यानी कि ये करंट के रिपल्स हैं और ये वोल्टेज के रिपल्स हैं, और स्विचिंग फ्रीक्वेंसी जो हमने 40K रखी हुई है उसकी बेस पे हम फिर कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो ये डिजाइन की बेसिक्स आ जाती हैं। और अगर डिटेल में हमने डिज़ाइन देखना है तो वो ये लिखा हुआ है। अगर आप डिटेल को तरफ जाते हो कि भाई मैथमेटिकल कैलकुलेशन किस तरह है डीसी टू डीसी कन्वर्टर की, तो ये आपके पास डीसी टू डीसी बूस्ट कन्वर्टर आ गया और ये उसकी डिटेल्स आ गई। यानी कि उन्हीं पैरामीटर्स को अगर हमने लेके उसकी मैथमेटिकल कैलकुलेशन में कि यानी कि चेंज इन करंट, चेंज इन वोल्टेज और उसके रिस्पेक्ट से हमने जो है इनके जो पैरामीटर्स हैं एल सी, इनपुट वोल्टेज, आउटपुट वोल्टेज, और फिर आपके आउटपुट्स को डिज़ाइन किया है। तो ये बेसिक कैलकुलेशन में ये डिज़ाइन पैरामीटर्स हैं। ये अगर आप कहते हो तो ये मैं आपको फाइल शेयर भी कर दूंगा। तो फिजिकली तौर पे इस रिसर्च पेपर की बेस बनाई गई, यानी कि ये जो टोपोलॉजी पेपर है इसकी बेस बना के इसकी कैलकुलेशन करके इसके रिजल्ट्स निकालने में डिज़ाइन के अकॉर्डिंगली। ठीक है। आप अगर देखो तो ये आपके पास सिंपल आ गया, एक साइड पे इनपुट आ गया और दूसरी साइड पे आउटपुट आ गया। क्योंकि ये डीसी टू डीसी बूस्ट कन्वर्टर है तो इसका मैथमेटिकल फार्मूला क्या है, वी आउट इज इक्वल टू वी इन डिवाइड बाय 1 माइनस डी। जबकि करंट का फार्मूला क्या है, आई आउट इज इक्वल टू 1 माइनस डी इंटू आई इन। तो ये बेसिक दो फार्मूलाज हैं जिसकी बेस पे ये बूस्ट कर रहा है, यानी कि एक साइड पे वोल्टेज को इंक्रीज कर रहा है तो दूसरी साइड पे करंट को डिक्रीज कर रहा है। और एंड पे जो लोड आ रहा है वो वी आउट ओवर आई आउट आ रहा है, ये लोड आ रहा है जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमें सिस्टम में नजर आ रही। और उस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के रिस्पेक्ट से जब हम कैलकुलेशन करते हैं, ये हमने पहले भी कैलकुलेशन की हुई है, ये क्या है 1 माइनस डी का स्क्वायर इंटू आर लोड, ये हमारे पास रेजिस्टेंस आती है। अगर मैंने मैचिंग करनी है तो इस रिलेशनशिप को बैलेंस आउट करना बड़ा ज़रूरी है। तो आप देखो कि भाई फॉर एग्जांपल ये पॉइंट आ गया, ये इसमें इस पॉइंट को अगर हम कहेंगे भाई ये मैक्सिमम पॉइंट है तो इस पॉइंट पे वोल्टेज क्या है 29 वोल्ट और इसी पॉइंट पे करंट कितना है 44.5। और इस पे अगर मैं इस कर्व को ड्रॉ करूं तो यहाँ पे हमें मैक्सिमम पावर आपके पास अचीव होना है।
यानी कि और उस मैक्सिमम पावर की जो रेजिस्टेंस है वो बेसिकली 6.44 ओम है रेजिस्टेंस है। और इसी तरह अगर मैंने कोई और पॉइंट को देखना है तो उसकी फिर रेजिस्टेंस उसके अकॉर्डिंगली आपके पास आ जाती है। तो हमें फिर डिफाइन करना पड़ता है ड्यूटी साइकिल क्या है, तो आर इक्वलेंट इज इक्वल टू 1 माइनस डी स्क्वायर इंटू आर लोड, और इसी इक्वेशन को सिंप्लीफाई करते हैं तो ड्यूटी साइकिल इज इक्वल टू 1 माइनस डी इक्वलेंट ओवर डी आर एल, इन दोनों को डिवाइड करते हैं तो ड्यूटी साइकिल आपके पास आ जाती है, जो फिजिकली तौर पे अगर मैं इन्हीं वैल्यूज के अकॉर्डिंगली करूं तो ये 0.75 आपके पास आती है। तो आप अगर देखो तो ये उसकी बेसिक जो सिनेरियोज हैं उसके अंदर कन्वर्टर टाइप आ गई, हमने कहा बूस्ट कन्वर्टर हमने बनाना है तो उसका इनपुट करंट, उसका करंट की वैल्यू आ गई, फिर आउटपुट करंट, उसके पैरामीटर्स आ गए, फिर इनपुट कैपेसिटर आ गया, फिर डायोड के मॉसफेट वोल्टेज यानी कि जब डिज़ाइन करना है, और फिर उस डायोड का करंट आ गया जब डिज़ाइन करना है, तो इन पैरामीटर्स को हमने बेस बनाना है। तो ये जनरल पैरामीटर्स की बेस पे आप देख लो कि इंडक्टर आ गया, कैपेसिटर, डायोड की बेसिक स्पेसिफिकेशन आ गया और मॉसफेट की आ गई। तो ये आपके पास है, ये अलग अलग रेटिंग्स के अकॉर्डिंगली आपको नज़र भी आ रहा होगा कि भाई अगर 10 एम्पेयर बेस बनाई हुई है, आउटपुट करंट 5 एम्पेयर की बेस बनाई हुई है, इसी तरह वोल्टेज जो है 120 वोल्ट है, करंट जो है वो 10 एम्पेयर, उसके अकॉर्डिंगली फिर एल सी और डायोड या मॉसफेट उनकी वैल्यूज हमारे पास आ जाती हैं। तो ये आपके पास डिज़ाइन के अकॉर्डिंगली ये आपके पैरामीटर्स हैं। सिंपल सी 1500 माइक्रोफैरड और एफ जो है वो फ्रीक्वेंसी है जो जिस फ्रीक्वेंसी पे आप सिस्टम को डिज़ाइन करना चाहते हैं। तो ये आपके पास डिफरेंट पैरामीटर्स बूस्ट कन्वर्टर के डिज़ाइन के अवेलेबल है। एनीवेज बूस्ट कन्वर्टर और बक कन्वर्टर के बाद जो कॉमनली यूज्ड कन्वर्टर्स हैं पीवी में, उनके अंदर एक बक बूस्ट कन्वर्टर है और फिर बक बूस्ट कन्वर्टर की टाइप्स हैं। तो जो बेसिक बक बूस्ट कन्वर्टर है और उसकी सर्किट डायग्राम आप देखो तो ये बेसिक डायग्राम बन जाती है। या आप डायग्राम को आप एनालाइज करो तो आपको नजर आता है कि भाई इसका जो मॉसफेट है वो सिस्टम के साथ सीरीज में लगा हुआ है, और ये पीवी पैनल से जो आउटपुट दे रहा है ये मॉसफेट की बेस पे ये इंडक्टर चार्ज भी हो रहा है और डिस्चार्ज भी हो रहा है, और उसकी बेस पे आपको आउटपुट दे रहा है। तो ये जो बक बूस्ट कन्वर्टर है इसके जो फॉर्मूला है वो वी बक बूस्ट डिवाइड बाय वी पीवी या आई बक बूस्ट डिवाइड बाय आई पीवी इज इक्वल टू डी ओवर 1 माइनस डी, ये बक बूस्ट का बेसिक फॉर्मूला आपको नजर आता है। ये बक बूस्ट कन्वर्टर भी इतना ज़्यादा किसी टोपोलॉजी में पीवी की स्पेसिफिकली टोपोलॉजीज में यूज़ नहीं होता। उसकी रीज़न ये है कि डायोड सिस्टम के साथ सीरीज में लगा हुआ है और ट्रांजिस्टर सिस्टम के साथ सीरीज में लगा है, तो चांसेस क्या हैं ट्रांजिस्टर के जलने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। उसकी निस्बत ये कुक कन्वर्टर है, कंपैरेटिवली ये इन्वर्टेड आउटपुट देता है, लेकिन इसका एडवांटेज ये है कि इसका डायोड बूस्ट कन्वर्टर की तरह पैरेलल में लगा हुआ है, और उसके पैरेलल में आप अगर देखो तो यहाँ पे एक इनपुट इंडक्टेंस लगी हुई है, एक आउटपुट इंडक्टेंस लगी हुई है, एक इनपुट कैपेसिटर लगा हुआ है, एक आउटपुट कैपेसिटर लगा हुआ है, और फिर आर लोड है। तो उसके अकॉर्डिंगली सिस्टम ओवरऑल कॉम्प्लेक्स हो गया, नंबर ऑफ कंपोनेंट्स बढ़ गए। बूस्ट कन्वर्टर के कंपैरिजन में देखा जाए तो नंबर ऑफ कंपोनेंट्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए, लेकिन एडवांटेज क्या मिला कि सिस्टम बूस्ट कन्वर्टर की तरह स्टेबल है, और कंपैरेटिवली अगर मुझे बक और बूस्ट दोनों एप्लीकेशंस के लिए चाहिए, यानी कि चांसेस जो हैं मेरे पैनल के वो बहुत ज़्यादा हैं कि भाई वो वोल्टेज बहुत ज़्यादा ओवरशूट करें या वोल्टेज बहुत ज़्यादा कम करें, तो दोनों सूरतों पे हमें फिर ये एडवांटेज मिल जाता है कि भाई हम कुक कन्वर्टर CU के कुक कन्वर्टर को यूज करें और उसके बेसिक मैथमेटिकल फार्मूलाज ये बनते हैं। लेकिन इसके अंदर अगर आप थोरेटिकली इसे पढ़ो तो इसके इंडक्टर की कैलकुलेशन किस तरह होगी, इनपुट इंडक्टर की किस तरह होगी, आउटपुट इंडक्टर की किस तरह होगी, इनपुट कैपेसिटेंस की क्या होगी और आउटपुट कैपेसिटेंस की क्या होगी, और वो किस तरह बिहेव करेगा, ये फिर थोरेटिकली आपको स्टडी करना पड़ेगा इसके डिज़ाइन में। फिर आपके पास आता है सैपिक कन्वर्टर, सैपिक सिंगल एंडेड प्राइमरी इंडक्टर कन्वर्टर आ जाता है, और इस कन्वर्टर की अगर आप टोपोलॉजी देखो तो ये भी कुक कन्वर्टर की तरह है। एक इनपुट इंडक्टर है, एक आउटपुट इंडक्टर है, एक इनपुट कैपेसिटर है और एक आउटपुट कैपेसिटर है। तो थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर में फ़र्क में आप देखो तो ये देखो यहाँ पे ये डायोड लगा हुआ है, ये डायोड लगा हुआ है, और उसके रिस्पेक्ट से अगर आप देखो तो जो कुक कन्वर्टर है उसमें डायोड इस साइड पे लगा हुआ है। इसी तरह सैपिक कन्वर्टर में इंडक्टर इस साइड पे लगा हुआ है, जबकि कुक कन्वर्टर में जो इंडक्टर है वो ऊपर की तरफ लगा हुआ है, यानी कि दोनों इंडक्टर सीरीज में लगे हुए। तो ये बेसिक फिनोमिना में फ़र्क पड़ता है, और सैपिक कन्वर्टर का भी फार्मूला जो है डी नॉट ओवर 1 माइनस डी इज इक्वल टू वी आउट ओवर वी इन, बेसिक आपके पास फार्मूला आ जाता है। एक बेसिक फ़र्क है कि जब हम कुक कन्वर्टर लेते हैं तो उसकी पोलैरिटी इन्वर्टेड में आती है, ये देखो कुक कन्वर्टर में पोलैरिटी इन्वर्टेड में आती है, जबकि सैपिक कन्वर्टर में पोलैरिटी बी इन्वर्टेड नहीं रहती, एक एग्जैक्ट पोलैरिटी आती है और उसके फिर अपने एडवांटेजेस मिल जाता है। फिर आपके पास फ्लाई बैक कन्वर्टर अवेलेबल है,
इसके अंदर बेसिकली ट्रांसफार्मर लगता है और ट्रांसफार्मर के साथ ये कनेक्टिविटी परफॉर्म करता है, और ये कंपैरेटिवली बहुत थोड़ा यूज़ होता है क्योंकि ट्रांसफार्मर की अपनी एक साइंस है और वो कॉस्टली भी पड़ता है, तो इस वजह से बहुत थोड़ा यूज। फिर आपके पास टोपोलॉजीज आती हैं कि अगर आपने सिस्टम को इंटीग्रेट करना है, मैंने आपको बताया 4 डिफरेंट टोपोलॉजीज हैं और इनकी डिटेल इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में भी हम देखेंगे। तो उसमें इन्वर्टर्स में हम स्पेसिफिकली बात करें तो इन्वर्टर 2 किस्म के आते हैं, एक को कहते हैं सिंगल स्टेज इन्वर्टर और दूसरे को कहते हैं 2 स्टेज इन्वर्टर। सिंगल स्टेज इन्वर्टर में हम ये एज्यूम करते हैं कि जो पैनल से आउटपुट आ रही है और तो जो इन्वर्टर है वो उसी पैनल की आउटपुट को लेगा और डायरेक्टली उसको डीसी से एसी में कन्वर्ट कर देगा और मैक्सिमम पावर अचीव करने की कोशिश करेगा। इसको हम कहते हैं सिंगल स्टेज इन्वर्टर। और जबकि 2 स्टेज इन्वर्टर क्या है कि उसके अंदर इन्वर्टर अलग लगा होता है और कन्वर्टर अलग होता है। पहले वो कन्वर्टर कन्वर्टर जो है वो सिस्टम के अंदर से एमपीपीटी को ट्रैक करता है, और जब सिस्टम के अंदर से एमपीपीटी ट्रैक हो जाती है, जो इन्वर्टर है वो उसी ट्रैकिंग एलिमेंट की बेस पे साइनोसाइडल प्रोड्यूस करता है जो सिस्टम में आपको आउटपुट में मिलना शुरू हो जाती है। तो ये 3 बेसिक टोपोलॉजीज हैं डायोड क्लैंप इन्वर्टर में। इन्वर्टर्स में 3 टोपोलॉजीज आती हैं। एक को कहते हैं कैस्केडेड ब्रिज इन्वर्टर, एक को कहते हैं डायोड क्लैंप और तीसरे को कहते हैं फ्लाई बैक इन्वर्टर। जी बोलो सर। ये सिंगल स्टेज वाला बात, सिंगल स्टेज वाले में हम कहते हैं कि भाई इन्वर्टर जो है इसी के अंदर ही बिल्ट इन कन्वर्टर है, यानी कि आपको एक्स्ट्रा कन्वर्टर नहीं लगाना पड़ेगा। इसके अंदर ही बिल्ट इन इन्वर्टर है जो दोनों फिनोमिना आपके कर रहा है, यानी कि डीसी टू डीसी कन्वर्जन भी कर रहा है और डीसी टू एसी कन्वर्जन भी कर रहा है। और आपके पास जो आउटपुट पे मिल रहा है वो मैक्सिमम आउटपुट आपके सिस्टम में मिल रहा है। यानी कि ये सिंगल स्टेट इन्वर्टर कंपैरेटिवली अगर हम बात करें तो ये मिनिमम नंबर ऑफ कंपोनेंट्स के साथ ही इम्प्लीमेंट हो जाता है। लेकिन डिसएडवांटेज ये मिलता है कि चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि अगर ज़रा सा भी डैमेज हुआ तो ये इन्वर्टर कन्वर्टर दोनों डैमेज हो जाएंगे। जबकि 2 स्टेज इन्वर्टर में जो स्पेसिफिकली हम चाइनीज इन्वर्टर वगैरह जो यूज़ कर रहे हैं उसके अंदर क्या होता है, इन्वर्टर अलग लगा होता है और कन्वर्टर अलग लगा होता है, और ये इन्वर्टर और कन्वर्टर अलग अलग अपना फिनोमिना परफॉर्म कर रहे होते हैं। यानी कि कन्वर्टर डीसी टू डीसी कन्वर्जन और एमपीपीटी को ट्रैक कर रहा होता है, जबकि इन्वर्टर जो है उस एमपीपीटी की बेस पे डीसी को एसी में कन्वर्ट करके आउटपुट दे रहा होता है। क्लियर होगी बात के और एक्सप्लेन करूँ इस चीज़ को? यस सर, हो गया। तो ये आपके पास दोनों फिनोमिनाज आपके पास आते हैं। हम अभी जो स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं हम 2 स्टेज इन्वर्टर की बात कर रहे हैं जिसमें डीसी टू डीसी कन्वर्टर को अलग स्टडी कर रहे हैं, डीसी टू एसी कन्वर्टर को अलग स्टडी कर रहे हैं। यानी कि जो डीसी टू डीसी कन्वर्टर है, जिस तरह मैंने आपको दिखाया बक कन्वर्टर, बक बूस्ट कन्वर्टर, बूस्ट कन्वर्टर और फिर बक बूस्ट कन्वर्टर की डिफरेंट टाइप्स दिखाई, तो ये बेसिकली 2 स्टेज कन्वर्टर की बात हो रही है, सिंगल स्टेज कन्वर्टर की बात हो रही है। अभी इसमें 2 स्टेज कन्वर्टर में जो दूसरी चीज आती है वो डीसी टू एसी कन्वर्जन आती है। तो जो डीसी टू एसी कन्वर्जन है वो बेसिकली इन्वर्टर है। आप इन्वर्टर की टोपोलॉजी में आप देखो तो 3 किस्म की टोपोलॉजी जो होती है। एक को कहते हैं कैस्केडेड एच ब्रिज इन्वर्टर। एच ब्रिज, ये जिस तरह हमारे पास एच ब्रिज लगे होते हैं उन्हीं एच ब्रिज को कैस्केडेड फॉर्मेशन में करके और फिर साइनोसाइडल इनपुट यानी कि स्विच के एंगल्स को चेंज करके साइनोसाइडल आउटपुट आपके पास आ जाती है। इसको कहते हैं कैस्केडेड एच ब्रिज इन्वर्टर जो कॉमनली यूज होता है। दूसरी टाइप है उसे कहते हैं डायोड क्लैम्प्ड। डायोड क्लैम्प में ये होता है कि आपके पास फिजिकली डायोड लगे होते हैं और कैपेसिटर्स लगे होते हैं और उसकी बेस पे आपके पास आउटपुट आ रही होती है और स्विच के एंगल्स की बेस पे आप साइनोसाइडल प्रोड्यूस कर देते हैं। तीसरा ऐसे कहते हैं फ्लाई बैक इन्वर्टर, और फ्लाई बैक इन्वर्टर में हम स्पेसिफिकली कैपेसिटर्स यूज करते हैं और कैपेसिटर की बेस पे आउटपुट आती है। प्रॉब्लम हमें पीवी सिस्टम में स्पेसिफिकली जो प्रॉब्लम आती है वो ये प्रॉब्लम आती है, जो कैपेसिटर है विद द पैसेज ऑफ टाइम इसकी आउटपुट डैमेज हो जाती है, और इसकी आउटपुट डैमेज होने की वजह से हमारे पास जो ओवरऑल एफिशिएंसी हमारे सिस्टम की आती है वो बहुत कम आती है। तो वो चीज़ को हमें फिर ओवरकम करना पड़ता है, और हमारी जितनी भी मेजर रिसर्च हो रही होती है वो इसी बात पे हो रही होती है कि किसी तरीके से हम कैपेसिटर को सिस्टम से निकाल ही दें, बगैर कैपेसिटर के हम आउटपुट को देख लें। यानी कि यहाँ तक डिज़ाइन की बात हो रही होती है कि भाई हम या तो सिस्टम को सेंसरलेस बना दे, कोई किसी किस्म का सेंसर यूज ही ना हो, सेंसर के बगैर ही आउटपुट दे दे, और दूसरी चीज़ जो हम देख रहे होते हैं वो ये देख रहे होते हैं कि सिस्टम सेंसरलेस है या नहीं है लेकिन कैपेसिटर्स कम से कम यूज हों, ताकि कैपेसिटर की जो लाइफ है विद द पैसेज ऑफ टाइम वो डैमेज हो रही होती है, कम से कम कैपेसिटर हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट आ जाए। तो ये अपनी अपनी रिसर्च चल रही है, लोग डिफरेंट किस्म की रिसर्च कर रहे हैं और इसकी बेस पे रिजल्ट्स भी निकाल रहे हैं। तो ये हमारे पास लेक्चर कंक्लूड होता है।
इसमें कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो, कोई इशू कोई प्रॉब्लम कोई है तो आप पूछ सकते हो कोई।